क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की सीरीज में हम लोग आज इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, इस चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या होती है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होती है। यानी कि अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, कहीं पर भी अगर हम किसी चार्ज को प्लेस करेंगे, किसी नहीं मतलब एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को मैं इधर रखूं, चाहे इधर रखूं फील्ड में, चाहे इधर रखूं, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? सेम होगा। तो एक ऐसी फील्ड जिस पर किसी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पर लगने वाला फोर्स हर पॉइंट पर सेम हो, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पैरेलल लाइन से करते हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को क्या कर रहे हैं? प्लेस कर रहे हैं। क्या होता है डाइपोल? याद करिएगा, डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं तो वो एक डाइपोल को क्रिएट करते हैं, एक डाइपोल अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या? यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, प्लस क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू पर जो फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और माइनस क्यू पर जो फोर्स लगता है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो दोनों चार्जेस पर क्या काम करेगा? एक फोर्स काम करेगा। अब क्योंकि जितना फोर्स प्लस क्यू पर काम करेगा उतना ही फोर्स माइनस क्यू पर काम करेगा, तो पूरा डाइपोल ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर, क्योंकि जितने फोर्स के साथ ये इधर जाना चाहता है उतने ही फोर्स से डाइपोल को ये इधर लेकर के जाना चाहता है। तो क्या यहां पर नेट कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा? नहीं, यहां पर जो फोर्स काम करे वो एक टॉर्क क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? टॉर्क। जैसे ये मार्कर है, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स इस तरफ लगे, नीचे की तरफ फोर्स इस तरफ लगे, तो क्या होगा? रोटेशन कॉज होगी ना। तो वैसे यहां डाइपोल है अगर, तो अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू पर फोर्स इधर काम कर रही है, प्लस क्यू पर इधर, तो इसको क्या कर देगी? रोटेट कर देगी। तो यहां एक टॉर्क क्रिएट होगा और वो टॉर्क की वजह से रोटेशन होगा। ये टॉर्क क्रिएट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। आ रही है बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क क्रिएट करती है आपको पता है, आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में। टॉर्क जो होता है वो पीई साइन थीटा के बराबर होता है, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो टॉर्क होता है P क्रॉस E। P भी वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का साइन प्रोडक्ट, तो यानी यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है P और E का, और जो हमें क्वांटिटी मिल रही है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आइए ध्यान से देखिए हमारा जो डाइपोल है वो इस तरफ है, उसकी डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने राइट हैंड का यूज करेंगे, ये टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा, ये फिंगर आपकी डाइपोल की डायरेक्शन को बताएगा, और ये फिंगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। प्लेस करते हैं, डाइपोल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो हमारा थंब अंदर की तरफ ना, मिडिल फिंगर इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फोरफिंगर इज फॉर डाइपोल एंड दिस फिंगर इज फॉर टॉर्क। तो यहां पर थंब हमारा टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिएगा, फोरफिंगर को आप डाइपोल की डायरेक्शन में अलाइन करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो टॉर्क कहां काम कर रहा है? इनसाइड द प्लेन, बोर्ड के अंदर टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क बोर्ड के अंदर लग रहा है, क्या मतलब है? रोटेशन कैसी होगी फिर? तो देखिए, टॉर्क की डायरेक्शन में आप थंब को कर दीजिए, और ये आपकी जो फिंगर्स है उसको कर्ल करिए, कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। तो मतलब टॉर्क की वजह से जो डाइपोल का जो रोटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। टॉर्क की वजह से जो डाइपोल का रोटेशन होगा कुछ किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर हम टॉर्क पे कुछ वर्क डन डाइपोल पे कुछ वर्क डन करते हैं तो उतने वर्क डन के साथ डाइपोल कितनी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल रखा हुआ है इस पर हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करें तो ये कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए हम मान के चलते हैं ना कि अगर डाइपोल पर कोई भी टॉर्क काम नहीं करता तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करता। मेरी बात पूरी ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हैं। हम मान के चलेंगे कि अगर हमारे डाइपोल पर कोई भी टॉर्क काम नहीं करता तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फ्रीली रोटेट कर पाता, ये अपनी मर्जी से ऐसे घूमता, मतलब जो अपनी मर्जी से रोटेशन करता वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करता। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हो कि आप टॉर्क को आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करा दो,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, यानी आपको एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोटेशन कराना या वर्क डन करके रोटेशन कराना है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा के रोटेशन करा रही। जिससे क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को ऐसे घुमाना चाहती हो और आप डाइपोल को ऐसे, तो नेट जो टॉर्क लगेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अभी मैंने जस्ट पहले कहा कि अगर टॉर्क जीरो हो गया तो डाइपोल फिर फ्रीली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करेगा। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डाइपोल को रोटेट कराने के लिए, तो कितना करना पड़ेगा आपको, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं अपने इस डाइपोल को एक छोटे एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट कराना चाहता हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, आपने रोटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, जब रोटेशनल वर्क डन की बात करते हैं तो वहां पर हम टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर वर्क डन होता है, वैसे एंगुलर वर्क डन के लिए कि अगर किसी पर्टिकुलर रोटेशन कराने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप टॉर्क इंटू क्या करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे। मैंने अभी बोला ना, मेरा टॉर्क ऐसे रखा है, मैं टॉर्क को हल्का सा घुमाना चाहता हूं, हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डी थीटा एंगल से घुमाना चाहता हूं, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं यहां बना देता हूं, जैसे हमारा टॉर्क ऐसे रखा हुआ था, तो मैं इसको हल्का सा ऐसे घुमाना चाहता हूं, डी थीटा एंगल से घुमाना चाहता हूं, हल्का सा डी थीटा एंगल से घुमाना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एटलीस्ट कितना टॉर्क देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अब ये तो एक छोटे एंगल की बात हो गई। मान लेते हैं हमें एक रेंज ऑफ एंगल के लिए हमें रोटेशन कराना है। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं पहले जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पहले जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, पहले जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा था, थीटा 1 एंगल बना रहा था। अब हम टॉर्क को जो रोटेट कराना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रोटेट कराना चाहते हैं, थीटा 2 एंगल पर रोटेट कराना चाहते हैं। तो एक रेंज ऑफ एंगल के लिए जो रोटेशन मुझे को कराना है, एक बड़े, जैसे थीटा 1 पर टॉर्क जो था, डाइपोल जो था वो थीटा 1 एंगल बना करके था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हम चाहते हैं कि हम टॉर्क को इतना वर्क डन करे कि टॉर्क जो है, टॉर्क थीटा 2 एंगल बनाने लगे रोटेट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ छोटे एंगल के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ा, तो बड़े एंगल के लिए क्या करते हैं, एक रेंज ऑफ एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे वर्क डन का। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेट, हम रेंज रख करके इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर dw कितना है, टाउ डी थीटा है। अच्छा, अभी आपको पता है कि टॉर्क की वैल्यू क्या है, यहां पर टॉर्क क्या है बताओ भाई, यहां लिखा भी हुआ है P sin थीटा है, टॉर्क हमारा P sin थीटा है। देखिए P और E कांस्टेंट है, डाइपोल की वैल्यू एक बार फिक्स हो गई, चार्जेस फिक्स है, उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है, तो वो फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने चूज कर ली, उसमें डाइपोल को रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी नहीं कर रही। तो यहां पर P और E हमारे कांस्टेंट टर्म, इनको हम बाहर निकालेंगे, इनको हम बाहर निकालेंगे। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को रखते हैं। लिमिट कैसे रखी जाती है, ठीक है, तो लिमिट कैसे रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां माइनस, ये इस पूरे में माइनस कॉस थीटा में लिमिट रखेंगे, तो पहले रखा तो माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस कॉस थीटा 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्क डन कितना किया आपने किया कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, इतना आपने वर्क डन। तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने के लिए, तो उतना ही एनर्जी डाइपोल क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज पर वर्क डन करते हो तो वो चीज उस वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करती है। तो डाइपोल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहां एक कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन क्या है, हम मान के चलते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर प्लेस था। कैसे प्लेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ था। हम मान के चलते हैं इनिशियली जो थीटा 1 एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर हम इनिशियल एंगल 90 डिग्री मानेंगे, यानी थीटा 1 को 90 मान लेंगे और थीटा 2 को कोई एंगल थीटा मान लेंगे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, तो कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा,
पी कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई माइनस, ये कब आएगी ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब इनिशियली हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ था, तो इतनी पोटेंशियल आएगी माइनस पी कॉस थीटा। तो ये हमारा एनर्जी का डेरिवेशन हो गया किसकी, डाइपोल की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको नोट करिए, अब हम इसकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, अब हम इसकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक्सप्रेशन से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं केसेस की इसकी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई माइनस पीई कॉस थीटा, ये हमारी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आई, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को लेकर के पूछता है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब होगा। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अगर आप एक बाउल ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, उसमें ना आप एक मार्बल रख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप इस मार्बल पर वर्क डन करिए। अभी देखिए मार्बल रेस्ट में बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब मार्बल पर आप वर्क डन करिए और मार्बल को यहां पहुंचा दीजिए, यहां पर, और फिर आप वर्क डन करना बंद कर दीजिए। मार्बल क्या करेगा, ऑसिलेशन शुरू कर देगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, और फाइनली जब उसके पास पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो अपने उसी स्टेट में आके वो रेस्ट में आ जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम कर लेगा। यानी हमारे वर्क डन करने के कुछ टाइम बाद ये मार्बल फिर से उस इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेगा। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को वापस अटेन कर पाए, अपनी उस इक्विलिब्रियम वाली स्टेट को वापस से अटेन कर पाए, ठीक है। तो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब एंगल कितना होगा, जब एंगल होगा आपका 0 डिग्री। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बनाएगा, तो उस केस में जो, जैसे मान लेते हैं आपका जो डाइपोल था वो ऐसे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, 90 डिग्री के साथ रखा हुआ था, क्योंकि हम इनिशियली क्या मानते हैं कि डाइपोल 90 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने वर्क डन किया और डाइपोल को कुछ ऐसे रख दिया, डाइपोल कुछ ऐसे हो गया। अब डाइपोल कितना एंगल बनाने लगा, 0 डिग्री बनाने लगा। डाइपोल देख रहे हैं ना, ये डाइपोल है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 0 डिग्री आपका ऐसे रखा था, आपने ऐसे रोटेट करे 0 डिग्री। तो इस केस में जब आप ऐसे वर्क डन करोगे तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्यों चला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जब आप डाइपोल पे वर्क डन करोगे, आप डाइपोल को इधर ले जाना चाहोगे, वर्क डन करके ऐसे ऊपर उठाना चाहोगे, ऐसे डाइपोल को ऐसे उठाना चाहोगे, तो डाइपोल को जब आप ऐसे वर्क डन करके उठा दोगे तो डाइपोल वापस से इस स्टेट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएगा और प्लस क्यू नीचे और माइनस क्यू ऊपर की तरफ भागेगा। ऐसे जैसे डाइपोल पूरा घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घुमा डाइपोल ऐसे घुमा, जैसे ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू, आपने हल्का सा वर्क डन किया, ऐसे ऐसे डाइपोल को ऊपर उठाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से टॉर्क लगाएगा प्लस क्यू पर, इसको नीचे खींचेगा और प्लस क्यू माइनस क्यू को ऊपर, तो फिर से वो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा। मतलब आप अगर इस स्टेट में डाइपोल रखा है, आपने इसको ऊपर किया, फिर से ऐसे आ जाएगा फिर से, तो ये बार बार अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, उस केस में डाइपोल हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और उस टाइम कितनी एनर्जी होगी इसके पास, तो देखते हैं, कॉस थीटा की जगह 0 रखते हैं, कॉस 0 डिग्री, तो क्या आएगा माइनस पी। इस केस को मिनिमम एनर्जी कंडीशन भी कहते हैं। इस केस में डाइपोल के पास मिनिमम एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है इस केस में डाइपोल के पास, ठीक है। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर आप इसी बाउल को उल्टा करते हो, उसी कटोरी को, और इसके ऊपर वाले पोजीशन पर इसको आपने रेस्ट में रखा हुआ है अपने मार्बल को, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आप मार्बल पे हल्का सा भी फोर्स लगाते हो और मार्बल नीचे चला जाता है। आप खुद बताओ, क्या मार्बल पर आपने जब वर्क डन किया तो क्या मार्बल अब वापस से अपने उस इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम जिसमें अगर आप वर्क डन कर दो और वर्क डन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को दोबारा अटेन ना कर पाए, खुद से ना अटेन कर पाए, आप उसको दोबारा वहां ले जाकर रख दो, तो आप वर्क डन करके रखो, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। खुद से अब अगर वो स्टेट को मेंटेन ना कर पाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिससे अगर हमने ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया तो वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को खुद से अटेन नहीं कर पाएगा, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये कब होगा, जब
आपका डाइपोल 180 डिग्री पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल के साथ होगा? 180 डिग्री पर होगा। ये समझते हैं क्यों। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज दैट ऐसे, और इसी में डाइपोल ऐसे हमारा रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री बन रहा है। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कैसे हुआ? देखिए, प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रही है, माइनस क्यू पर इधर फोर्स लगा रही है, तो नेट फोर्स कैंसिल आउट जा रहा है। अभी जीरो फोर्स लग रहा है, नेट डाइपोल पर जीरो लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप, जैसे ये रखा है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, अब जैसे ही आप इसको हल्का सा ऊपर उठाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींचेगा और माइनस क्यू को इधर खींचेगा। समझो मेरी बात ध्यान से, ये प्लस क्यू ऐसे, अगर आपने हल्का सा भी पोजीशन चेंज करा, आपने इसको उठा करके ऐसे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ खींचना शुरू करेगा और इसको इस तरफ खींचना शुरू करेगा, जिससे ये रोटेट हो जाएगा और वापस इस स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेट क्या होगी? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में डाइपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को। cos 180 क्या होता है? -1 होता है। तो आप देख सकते हो इस केस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। इस केस की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो केस होता है वो मैक्सिमम एनर्जी का भी केस होता है। ठीक है। अब कब डाइपोल के पास एनर्जी जीरो हो, कब डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? कब होगी? जब हमारा थीटा जीरो पोटेंशियल एनर्जी का केस कब होगा? जीरो पोटेंशियल एनर्जी का केस कब होगा? जीरो पोटेंशियल एनर्जी का केस कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं आप, ये कंडीशन कब आएगी? मान लेते हैं डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था, अब आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो और बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे प्लेस कर दे हो। डाइपोल यहां था इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, आप डाइपोल को उठा करके लाए और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे प्लेस कर दिया बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो उस केस में थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 था इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, और उस केस में डाइपोल क्या करेगा? कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप खुद सोचो ना, डाइपोल आपका 90 डिग्री के साथ था, ठीक है, और आप उसको ला रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो 90 डिग्री के साथ था, तो प्लस क्यू पर जितना वर्क डन करके इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल कर रहा है, उतना ही वर्क डन करके माइनस क्यू को अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर कर रहा है जीरो कर रहा है। तो डाइपोल पे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है उसको कहां लाने के लिए? फील्ड में लाने के लिए। जब हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है किसी सिस्टम को फील्ड में लाने के लिए, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? जीरो होती है। तो इसलिए डाइपोल जब आप किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस या किसी आउटर स्पेस से आप फील्ड में लाओगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डाइपोल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा वो कितनी करेगा? जीरो करेगा। तो इस तरीके से हमने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी और उसके हर एक कंडीशन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।